च 11 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। जब छवि कॉरिडोर से होती हुई रूम में गई थी तब उसी वक्त राज शून्य की लिफ्ट से होते हुए थर्ड फ्लोर पर आ गया था। उसने छवि को सारी दूर ढूंढ लिया था लेकिन छवि उसे कहीं नहीं मिली। अब रॉकी को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से मार दिया जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। वह गुस्से में कहने लगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल तुम जरूर मेरी बाहों में होगी, फिर तुम्हें बताऊंगा कि रॉकी क्या चीज है। रॉकी लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है जहां पर उसे उसके दोस्त मिलते हैं। रॉकी के दोस्त जब उसे देखते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि वह लड़की कहाँ चली गई जिसे तू अपने साथ लेकर गया था, तेरा काम इतनी जल्दी हो गया। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। राज शून्य की गुस्से में अपने दोस्त को घूरता है तो वह दोनों फिर सीरियस होकर रॉकी से पूछते हैं, बताना क्या हुआ यार। तो रॉकी कहता है, पता नहीं कहाँ चली गई साली, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, एक बार हाथ लग जाए फिर बताता हूँ उसे। राज शून्य की का दोस्त कहता है, कहाँ चली गई का क्या मतलब है, तूने उसे ड्रग्स दिया था ना और उसे अपने साथ लेकर गया था, फिर वह कहाँ जा सकती है। राज शून्य की, उसने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया, फिर वह भागकर लिफ्ट में चली गई, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं। तो राज शून्य की के दोस्त हंसते हुए कहते हैं, तू एक लड़की के धक्के से गिर गया। रॉकी पहले से तो गुस्से में था ही, अपने दोस्त की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और वह अपने हाथ का पंच बनाकर अपने दोस्त के मुंह पर मार देता है जिस वजह से उस लड़के के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो रॉकी को उसका दूसरा दोस्त पकड़ लेता है और कहता है, तू उस लड़की की वजह से अपने ही दोस्त को क्यों मार रहा है। तो रॉकी कहता है, इससे कह कि इसका मुंह बंद रखे, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। तो रॉकी का दोस्त जिसके मुंह पर रॉकी ने पंच मारा था वह कहता है, सॉरी यार, चल चलते हैं, ये लड़की नहीं तो और कोई सही। रॉकी, नहीं, अब वह लड़की मुझे भाग गई है, जब तक मैं उस लड़की को अपने बिस्तर तक नहीं ले आता मैं अब किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। और फिर वह तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वही क्लब में ईशानी छवि को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी लेकिन ईशानी को छवि कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अब ईशानी को गुस्सा आने लगा था। ईशानी गुस्से में कहती है, इस गवार को मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे घर ले जाकर माँ के हाथों से मार ना खिलाए ना तो मेरा नाम भी ईशानी नहीं, मैं यहाँ इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने परेशान करने के लिए लेकर आई थी लेकिन इसने तो मुझे ही परेशान करके रख दिया, मेरी सारी पार्टी खराब कर दी। वैशाली, चिल यार ईशानी, देख हमने तेरी स्टेप सिस्टर को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली, इसका मतलब वह घर चली गई होगी। तू परेशान मत हो और चल, अब हमें भी बहुत देर हो चुकी है उसे ढूंढते ढूंढते। वैसे मानना पड़ेगा यार, तेरी स्टेप सिस्टर बहुत चालाक है, तुझे यहाँ परेशान होने के लिए अकेला छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि बताकर भी नहीं गई, कितनी खुदगर्ज है ना वह। और एक तू है, वह तेरी स्टेप सिस्टर है, उसके बाद भी तू उसके लिए परेशान हो रही है लेकिन उसने तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वैशाली की बात सुनकर ईशानी अपने आप में प्राउड फील करती है और कहती है, देखा ना तुम लोगों ने मेरी स्टेप सिस्टर को, अब तो तुम लोगों को भी मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि मैं अपनी स्टेप सिस्टर के बारे में तुम लोगों से सच ही बोलती थी। नीलिमा यार, हमें तो तेरी बातों पर पहले से ही यकीन था लेकिन आज देख भी लिया, चल अब उस गवार खुदगर्ज लड़की के बारे में सोचना बंद कर, उसकी वजह से हम कितने परेशान हो चुके हैं और ठीक से अपनी पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाए। हमने प्लान बनाया था कि उसे यहाँ लाकर इतना परेशान करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी, लेकिन उल्टा उसने ही हमें परेशान करके रख दिया। ईशानी, तू जब घर जाएगी ना तो उस गवार लड़की से अपने बदले के साथ साथ हमारा भी बदला लेना। ईशानी, क्या ऑफकोर्स तुम नहीं भी बोलती तो भी मैं ऐसा ही करती, मेरे लिए मेरी फ्रेंड बहुत मायने रखती है। ईशानी अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखकर कहती है, मैंने माँ को 10 बजे का कहा था लेकिन उस गवार को ढूंढते ढूंढते 11 बजे बज चुके हैं, चलो अब चलते हैं। इतना कहकर ईशानी अपनी कार में बैठ जाती है और अपने दोनों फ्रेंड्स से कहती है, तुम लोग भी बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को भी ड्रॉप कर दूंगी। तो वैशाली और नीलिमा दोनों ही ईशानी की कार में बैठ जाती है और ईशानी वहां से अपनी कार लेकर निकल जाती है। उसी होटल के एक बड़े से रूम में मिस्टर खन्ना एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए गुस्से में धधक रहे थे। उन्हीं के साथ में ही उनकी दोनों बेटियां श्वेता और सुनैना भी बैठी हुई थी जो उनके सामने खड़े अनिल को गुस्से में घूर रही थी। अनिल अपना सर झुकाकर खड़ा था, उसे अब बहुत डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। मिस्टर खन्ना गुस्से में खड़े होकर अनिल के पास आते हैं और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ इतनी जोर का था कि अनिल अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है और वह गिरते गिरते बचता है। मिस्टर खन्ना जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए अनिल से कहते हैं, तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज हमारा बना बनाया हुआ प्लान फेल हो गया।
और क्या कह रहे थे तुम कि तुमने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही अपनी नज़रें उन दोनों ब्रदर्स पर से हटाई थी और बस इसी बीच वह दोनों वहां से गायब हो गए जैसे गधे के सर पर से सिंगाह। मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ बातों पर हंसूं या फिर अपने प्लान के फेल होने का मातम बनाऊं? जवाब दो मुझे, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूं या फिर मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूं। अनिल, नहीं सर, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मिस्टर खन्ना, अच्छा, जब गलती कर रहे थे तब याद नहीं आया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं? अनिल सर, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार कोई भूल नहीं होगी। मिस्टर खन्ना, देखो अनिल, अगर तुम कुछ और छुपा रहे हो तो बता दो मुझे, वरना अगर मुझे खुद पता चला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिल कुछ सोचकर, हाँ सर, मुझे याद आया, नील ओबरॉय ने तो ड्रिंक पीना शुरू कर दिया था, लेकिन वीर ओबरॉय ने जब ड्रिंक पीना शुरू किया उसके पहले ही उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया और करीब 10 मिनट तक उनकी फ़ोन कॉल पर बात चली और फिर उसके बाद वीर ओबरॉय ने ड्रिंक पीना स्टार्ट किया। मिस्टर खन्ना चिल्लाकर, व्हाट? और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? बेवकूफ़ो, तुम, सारा खेल इन 10 मिनटों का है। नील ओबरॉय को पहले ही ड्रग्स का असर शुरू हो गया होगा और वीर ने 10 मिनट लेट ड्रिंक पिया तो उसे ड्रिंक का असर भी 10 मिनट लेट ही हुआ होगा और उस शार्प माइंड वीर ओबरॉय को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा होगा कि उनके ड्रिंक में ड्रग्स मिला है और इसी बात का उसने फ़ायदा उठा लिया। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है अनिल, जो कि माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे वफादार आदमी हो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर टेरी स्माइल करते हुए, कोई बात नहीं ओबरॉय बदल, आज हमारा प्लान सक्सेसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास और भी ऐसे बहुत से मौके आएंगे, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे बचते हो तुम दोनों। अनिल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओबरॉय बदरता, सो ये बात बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि अके कमेंट्स हमने मिलाया है, सारे सबूत मिटा दो, इस होटल की अनारात की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कसा दो, रूमी सबूत मत ना, और उस वेटर को भी मखा दो क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये ओबरॉय ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, पता नहीं किस नाद्या है इनके पीछे। अनिल जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, उन दोनों ब्रदर्स को कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनके ड्रिंक में इंदूस किसने मिलाया है, लेकिन इन्हें क्या पता कि किसके खिलाफ सन्नी रचने वालों का पता लगाना किंग्स के बाएं हाथ का खेल है। करीब 1 घंटे में ईशानी अपने दोनों फ्रेंड्स को उनके घर से करके अपने घर जाती है। जब ईशानी अपनी घर के दरवाजों तक पहुंचती है तो उर्मिला जी और राजेश जी का दावानी पर ही खड़े देखकर चौंक जाती है। ईशानी अपने माँ पापा के पास जाकर उनसे इतनी रात को दरवाजे पर खड़े होने का कारण पूछती है तो उर्मिला जी कहती है, तू कहाँ थी? वक्त देखा है कितना हो गया है, 12 बजे बज रहे हैं रात के और तू अब आ रही है, तूने कहा था 10 बजे तक आने के लिए। और वो करम जली कहाँ है, वो क्यों नहीं आई तेरे साथ? ईशानी को अब एक जोर का झटका लगता है और वह घबराकर पूछती है, क्या कहा आपने? छवि घर पर नहीं है। उर्मिला जी, वह घर पर कैसे होगी, वह तो तेरे साथ गई थी ना, तू बता वह तेरे साथ क्यों नहीं आई? ईशानी, माँ, मुझे लगा छवि अब तक घर आ गई होगी, लेकिन आप कह रही हो कि वह घर पर नहीं है तो फिर वह कहाँ जा सकती है? छवि के इतनी देर तक घर से बाहर रहने की वजह से राजेश जी काफ़ी गुस्से में थे और कब से उर्मिला जी और ईशानी की बात सुन रहे थे। जब उन्होंने ईशानी की आखिरी बात सुनी तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने आगे बढ़कर ईशानी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से ईशानी संभल नहीं पाए और नीचे गिर गई। राजेश जी, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर दी है? जिस लड़की को मैं इतने सालों से अपनी निगरानी में रखता था, आज तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेवकूफ़ी की वजह से वह अब तक इस घर से बाहर है। अगर वह लड़की जल्द से जल्द वापस इस घर में नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने इतने सालों की तपस्या भंग नहीं होने दूंगा। जाओ कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ उस लड़की को, जब तक वह लड़की इस घर में नहीं आ जाती तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। जब राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया तो ईशानी अपने मन में छवि को 1000 गालियां देने लगी, क्योंकि आज पहली बार राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया था। उर्मिला जी, ईशानी को उठाते हुए, ये क्या कह रहे हो आप? जवान लड़की रात भर घर से बाहर कैसे रह सकती है? कहाँ जाएगी यह उस मनहूस को ढूंढने? कल सुबह हम उसकी पुलिस कंप्लेंट लिखवाएंगे। पुलिस जब उसे ढूंढेगी तो वह जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगी। मुझे लगता है ईशानी की बेवकूफ़ी की वजह से उस लड़की को भागने का मौका मिल गया होगा, इसलिए वह ईशानी को चकमा देकर भाग निकली है, लेकिन पुलिस उसे जरूर ढूंढ लेगी। राजेश जी, ईशानी की ही नहीं तुम्हारी भी बेवकूफ़ी है इसमें। तुम्हें जब पता है कि वह लड़की हमारे लिए कितनी ज़रूरी है फिर भी तुमने उसे ईशानी के साथ जाने दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अब मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए अपने खुफिया लोगों को भेजूंगा और पुलिस का नाम अब दोबारा मत लेना।
आई बात समझ में? मैं नहीं चाहता कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। बहुत से ऐसे राज हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। अगर मामला पुलिस तक जाएगा तो वह राज बाहर आ सकते हैं। उर्मिला जी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी आगे तक की सोच रखती है। राजेश जी, अब माफी मांगने से क्या फायदा? वह लड़की तो भाग गई ना, पर कोई बात नहीं, मेरे खुफिया आदमी उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। राजेश जी फिर ईशानी की तरफ देखकर कहते हैं, ईशानी मुझे सच सच बताओ, तुम छवि को कहाँ लेकर गई थी? तो ईशानी डरते हुए कहती है, हम होटल प्लाजा गए थे, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, उसने छवि को भी इनवाइट किया था। राजेश जी गुस्से में, क्या क्या कहा तुमने? होटल प्लाजा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उस लड़की को होटल प्लाजा लेकर गई थी। इतना कहकर वह ईशानी पर फिर से हाथ उठाने लगते हैं तो ईशानी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। लेकिन बीच में ही उर्मिला जी उन्हें रोक देती है और कहती है, क्या कर रहे हैं आप? उस मनहूस की वजह से हमारी बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? राजेश जी, तो और क्या करूं, इस बेवकूफ़ लड़की की आरती उतारो। उर्मिला जी, आपने कहा ना कि आप अपने खुफिया आदमी की मदद से उस मनहूस का पता लगा लेंगे, तो अब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? चलो ईशानी, अपने रूम में चलकर आराम करो। और फिर उर्मिला जी ईशानी का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाती है। ईशानी रूम में आकर उर्मिला जी से कहती है, माँ मुझे पता है आप दोनों उस गवार छवि को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वह आप लोगों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? उर्मिला जी, अभी तुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि यह सब बातें तुझे बताई जाए। जब वक्त आएगा तब तुझे खुद पता चल जाएगा। ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डाल, और रात बहुत हो चुकी है, आराम कर। इतना कहकर उर्मिला जी ईशानी के रूम से बाहर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहां पर राजेश जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। शायद छवि को ढूंढने के लिए ही वह कह रहे थे। 12 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। अगली सुबह के 7 बजे होटल प्लाजा के एक लग्जरियस रूम में एक किंग साइज बेड पर नील आराम से सो रहा था कि अचानक उसका हाथ छवि के पेट पर चला जाता है। नींद में ही नील को अपने हाथों में नर्म और सॉफ्ट एहसास होता है। वह सोचता है, ये तो भाई नहीं हो सकते। फिर वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो नील की आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। नील उठकर छवि को देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। फिर वह अपने आप को देखता है और अपने आसपास रूम में चारों तरफ देखता है, जहां पर छवि के कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। नील छवि के बाएं तरफ देखता है तो वीर पेट के बल छवि की गर्दन में अपना मुंह घुसाकर आराम से सो रहा था। इस वक्त तीनों की ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ उन तीनों के ऊपर एक पतली सी चादर थी। वह चादर छवि के सीने के थोड़ा सा ऊपर तक ही थी। छवि बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसके कॉलर बोन पर, उसके सीने के ऊपर तक बहुत सारे लव बाइट के निशान थे, जो कि अब तक नीले पड़ चुके थे। वैसे तो छवि की पूरी बॉडी पर ही निशान थे, लेकिन छवि के शरीर का सिर्फ इतना हिस्सा ही रिवील हो रहा था। छवि के होंठ पूरी तरह से सूजे हुए थे। छवि की हालत इस चकित बहुत ज्यादा खराब थी। अब जाहिर है छवि इतनी नाजुक सी और दो इतने हटे कट्टे डेविल उसे रात भर वाइल्ड होकर प्यार कर रहे थे, तो छवि की हालत तो ऐसी होना ही थी। नील छवि की और रूम की हालत को देखकर समझ जाता है कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस मासूम लड़की के साथ क्या किया है। नील जल्दी से वीर को उठाने की कोशिश करता है। नील चीर को हिलाते हुए, भाई जल्दी उठो। धीर अपनी अलसाई हुई आवाज में, क्या हुआ नील, क्यों परेशान कर रहे हो? आज मेरा जल्दी उठने का मूड नहीं है, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम मुझे परेशान मत करो, जाओ तुम भी सो जाओ। नील भाई पहले उठकर तो देखो। वीर अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए, क्या हुआ नील, क्या देखा रहे हो? फिर अचानक ही वीर की नज़र छवि के चेहरे पर पड़ती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। फिर वीर नील की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और हमारे रूम में क्या कर रही है? फिर वीर को कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब धीरे धीरे याद आने लगता है। नील भाई, कहीं इसे हमारे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा? वीर छवि के चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगता है। फिर वीर को महसूस होता कि छवि सांस नहीं ले रही है, तो वह कहता है, नील इसे हमारे दुश्मनों ने भेजा है या नहीं ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देखो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसे सांस नहीं आ रही है। वीर की बात सुनकर नील झुककर छवि के सीने पर अपने कान लगाकर सुनता है और कहता है, भाई इसका हार्ट भी पंप नहीं कर रहा है। नील की बात सुनकर वीर जल्दी से छवि के सीने पर अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर उसे प्रेस करना शुरू कर देता है, जिससे छवि का हार्ट पंप करना शुरू कर दे। थोड़ी देर तक यही प्रोसेस करने के बाद भी छवि पर कोई असर नहीं होता, तो नील कहता है, भाई इसे अपनी सांसें दो। वीर जल्दी से छवि का मुंह खोलकर अपने मुंह से उसे अपनी सांसें देना शुरू कर देता है।
थोड़ी देर बाद छवि की बॉडी में हलचल होती है तो वीर छवि को छोड़कर उसे देखने लगता है। वीर के छोड़ते ही छवि एक जोर की हिचकी के साथ सांस लेना शुरू कर देती है, लेकिन छवि अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। छवि को सांस लेता देख वीर और नील दोनों को राहत महसूस होती है। नील जल्दी से झुककर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है। वीर, नील, इसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नील, हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर नील अपनी नज़र पूरे रूम में घुमा कर देखता है तो उसे एक साइड सोफे पर उनके कपड़े दिखाई देते हैं। नील वीर से कहता है, भाई मैं बस थोड़ी देर में आया, और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। फिर धीर छवि को देखकर कहता है, काश ऐसा हो कि तुम्हें हमारे किसी दुश्मन ने न भेजा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से फिर कभी नहीं जाने देंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे हमारी प्रिंसेस बनाकर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तैयार रहना हमारी दी गई सजा को बर्दाश्त करने के लिए। इतना कहकर चीर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और प्यार से छवि के सर को सहलाता है। थोड़ी देर में नील वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो धीर नील से कहता है, भील इसे जल्दी से ओबरॉय हॉस्पिटल लेकर जाओ, थोड़ी देर में मैं भी यहीं पहुंच रहा हूं। इतना कहकर वीर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चल जाता है। नील छवि के पास आकर उसे उसी चादर में अच्छे से कवर करके अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर रूम से बाहर आ जाता है। नील कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है जहां पर उसे उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं। नील की बाहों में एक लड़की को देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं। फिर वह जल्दी से आगे बढ़कर लिफ्ट ओपन कर देते हैं। नील लिफ्ट में चला जाता है। नील जब तक लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आता है तब तक नील के बॉडीगार्ड अपने दूसरे साथियों को मैसेज करके आगाह कर देते हैं कि वह गाड़ी तैयार रखें, उनके सेकंड बॉस नीचे आ रहे हैं। नील जब ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो उसके कई सारे बॉडीगार्ड नील और छवि को कवर कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। वैसे तो सुबह सुबह का वक्त था तो ज़्यादा लोग नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे उन्हें छवि और नील बॉडीगार्ड के कवर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने ही नील की कार तैयार खड़ी थी। वह जल्दी से अपनी कार के पास पहुंच जाता है तो एक बॉडीगार्ड कार का गेट खोल देता है। नील जल्दी से कार में छवि को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओबरॉय हॉस्पिटल चलो। वीर भी अपने कपड़े पहनकर रूम में आ जाता है। फिर वह रूम से बाहर आकर लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो उसे भी उसके सभी बॉडीगार्ड्स कवर कर लेते हैं। वीर के लिए भी कार तैयार खड़ी थी। वीर जल्दी से अपनी कार में बैठकर ओबरॉय हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 20 मिनट में नील छवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही डॉक्टर्स नील का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि नील हॉस्पिटल आ रहा है। नील जल्दी से छवि को इमरजेंसी रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और डॉक्टर से कहता है छवि को चेक करने के लिए। एक लेडी डॉक्टर छवि को चेक करने के लिए आती है और नील से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। नील रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर में वीर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और नील से इशारे से पूछता है कि क्या हुआ, तो नील इमरजेंसी रूम की तरफ इशारा करता है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वीर फिर रोहित की तरफ देखकर कहता है, जो पहले से ही वहां मौजूद था, रोहित, कल तुमने हमारे रूम के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा कर रखी थी, उसके बाद भी ये लड़की हमारे रूम में कैसे आई? क्या ये पहले से ही हमारे रूम में मौजूद थी? रोहित, नहीं फर्स्ट बॉस, मैंने पहले अच्छे से रूम चेक किया था, उसके बाद ही मैंने उस रूम को आपके लिए बुक किया। नील कुछ सोचकर, भाई ये लड़की हमारे रूम में पहले से मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तब ये लड़की भी वहां मौजूद थी, मैंने इसे वहां देखा था। वीर, रोहित, मुझे कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए आधे घंटे में। रोहित, जी फर्स्ट बॉस। रोहित फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आती है तो वीर और नील दोनों ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। नील, डॉक्टर अब वह कैसी है? डॉक्टर, सर उनकी कंडीशन तो अभी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उनका रेप हुआ है, उनके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और यह उनका फर्स्ट टाइम था, इसलिए ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें इस वक्त आराम और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नील, डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, सर अभी वह बेहोश है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है, थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर कहाँ से चली जाती है। 13 आवर स्वीट लिटिल वाइफ। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद छवि को इमरजेंसी रूम से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। नील और वीर दोनों ही छवि के रूम में छवि को देखने के लिए जाते हैं। छवि अभी भी बेहोश ही थी।
जब दोनों ही ब्रदर्स छवि को देखते हैं तो उन दोनों का ही दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। अचानक ही दोनों का हाथ अपने दिल पर चला जाता है और एक साथ दोनों के ही फेस पर स्माइल आ जाती है। नील वीर को देखकर कहता है, भाई क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वीर, बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि यह हमारे किसी दुश्मन से ना मिली हुई हो। नील, भाई अगर ऐसा हुआ तो? वीर, अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ भी वही होगा जो सबके साथ होता है। नील, भाई कितनी इनोसेंट लग रही है, मुझे तो इससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। भाई आपको भी इसे देखकर ऐसा ही फील हो रहा है ना? वीर, हाँ नीला, फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर करके, लेकिन अभी हमें अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना होगा क्योंकि हमें अभी यह नहीं पता चला है कि यह हमारे रूम में कैसे आई। इसे हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है या नहीं। इतना कहकर वीर रूम से बाहर निकल जाता है। नील छवि के पास जाकर छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, मेरा दिल कहता है भाई, ये जैसी दिख रही है वैसी ही है, प्यारी और मासूम। फिर छवि के चेहरे के पास झुककर कहता है, प्रिंसेस, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए हो और कभी हमारा दिल नहीं दुखाओगी। इतना कहकर नील छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर रूम से बाहर आ जाता है। इस वक्त वीर और नील हॉस्पिटल में उनके सीक्रेट रूम में थे। जब भी कभी हॉस्पिटल में वह दोनों ब्रदर्स किसी वजह से आते हैं तो इसी रूम में वह अपनी मीटिंग्स करते हैं, चाहे वह ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर अपने अंडरवर्ल्ड माफिया से रिलेटेड हो। लेकिन ये सब सीक्रेट होता था, किसी को भी यहाँ आने की परमिशन नहीं है जब तक वीर और नील ना चाहे। ये रूम काफी बड़ा था। इस रूम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह हॉस्पिटल में बना हुआ है, बल्कि यह किसी 5 स्टार होटल के रूम जैसा लग रहा था। यहाँ पर वीर और नील के लिए सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। थोड़ी देर में रोहित वहाँ आता है। रोहित को देखकर नील कहता है, रोहित, तुम्हें जो काम दिया था वह पूरा हुआ? रोहित अपना सर झुकाकर, सॉरी सेकंड बॉस, किसी ने कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। नील टेढ़ी स्माइल करते हुए, हमारे दुश्मन कच्चे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक हमारी पावर के बारे में मालूम नहीं है। उन्हें क्या पता कि हमारी पहुंच कहां तक है। वीर अपनी कठोर आवाज में कहता है, रोहित, शक्ति को बुलाओ और तुम जाकर ऑफिस का काम देखो। रोहित जी, फर्स्ट बॉस। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। रोहित शक्ति को जानता था लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शक्ति उसके दोनों बॉस के लिए क्या काम करता है। 10 मिनट में ही शक्ति अपने किंग्स के सामने खड़ा था। शक्ति, आपने मुझे बुलाया फर्स्ट बॉस? शक्ति ब्लैक हाउस के अलावा अपने किंग्स से कहीं पर भी मिलता है तो उन्हें फर्स्ट बॉस और सेकंड बॉस कहकर ही बुलाता है क्योंकि किंग्स की इन्फॉर्मेशन खुफिया है। वीर, शक्ति, मुझे कल रात की होटल प्लाजा के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। शक्ति जी, फर्स्ट बॉस मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही जाने लगता है तो नील उसे रोककर कहता है, शक्ति भाई की बात अभी पूरी नहीं हुई है। शक्ति फौरन रुक जाता है और अपना सर झुकाकर कहता है, सॉरी फर्स्ट बॉस, सॉरी सेकंड बॉस, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। वीर और नील शक्ति को घूर कर देखते हैं। शक्ति को अपने आप पर 4 आंखों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपना सर उठाकर नहीं देखता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वीर अपने आप को नॉर्मल करके कहता है, किसी ने कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया है। अब मुझे कैसे भी वह सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वह भी सिर्फ 15 मिनट में। शक्ति, डोंट वरी फर्स्ट बॉस, हमारे पास दुनिया की नंबर 1 बेस्ट हैकर टीम मौजूद है। आपने मुझे जो वक्त दिया है वह मेरे लिए काफ़ी है। चीफ, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जा सकते हो। शक्ति, ओके फर्स्ट बॉस। शक्ति फिर वहां से चला जाता है। अब तक छवि को भी होश आ गया था। छवि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। छवि, ये मैं कहाँ हूँ? फिर छवि रूम में अपनी नज़र घुमाकर देखती है तो वह समझ जाती है कि वह हॉस्पिटल का रूम है। हॉस्पिटल के सीक्रेट रूम में। नील, भाई मैं जाकर प्रिंसेस को देख कर आता हूँ। अब तक तो उसे होश आ गया होगा। नील की बात सुनकर वीर नील को अपनी एक भौं उठाकर देखता है और कहता है, प्रिंसेस? नील, भाई वह बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है और हमें अभी उसका नाम नहीं पता, इसलिए मैंने उसे प्रिंसेस नाम दिया है। अच्छा है ना? वीर मुस्कुराकर, बहुत अच्छा है। नील फिर मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर आ जाता है। इधर रूम में छवि अपने आप से कहती है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तो ईशानी दी के साथ उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे क्या हुआ है जो मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ? फिर छवि अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी।
फिर छवि बेड से उठने की कोशिश करती है तो छवि को अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से छवि का बैंड पर से बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वह गिरती उसके पहले ही नील छवि को अपनी बाहों में थाम लेता है। नील संभल कर प्रिंसेस, अभी अगर मैं नहीं आता तो तुम गिर जाती। छवि जब अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है तो उसकी आंखों के सामने नील का बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। छवि तो नील के खूबसूरत चेहरे में ही खो जाती है और नील भी छवि को एकटक देखने लगता है। थोड़ी देर तक नील और छवि एक दूसरे की बाहों में खोए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर नील को एहसास होता है कि छवि उसे एकटक देख रही है तो नील के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह धीरे से छवि के कान में अपनी सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, हदसम हूं ना मैं। नील की बात सुनकर छवि झेप जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। फिर नील छवि को सीधे बेड पर बिठा देता है और खुद वहां से एक चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है। छवि, आप कौन हो? नील, मेरा नाम नील ओबेरॉय है। तुम्हारा नाम क्या है? छवि, मेरा नाम छवि मिश्रा है। फिर थोड़ा रुककर, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नील, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? छवि, मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रही हूँ। आप बताना मुझे क्या हुआ था? नील अपनी नज़रें चुरा कर, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। छवि, मैं क्यों बेहोश हो गई थी? मेरी बॉडी में इतना क्यों पेन हो रहा है? डॉक्टर ने बताया आपको क्या कुछ? प्लीज़ बताइए ना। नील, देखो अभी तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि तुम बहुत वीक हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। नील की बात सुनकर छवि कुछ नहीं कहती, क्योंकि छवि तो बहुत भोली है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। उसे नील की बात सही लगती है। नील, तुम समझ गई मैंने क्या कहा? छवि बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नील कहता है, वैसे एक बात बताओ कि कल रात तुम क्लब में जिस लड़के के साथ थी वो कौन था? छवि, आप किसकी बात कर रहे हो? फिर छवि सोचते हुए कहती है, हाँ मुझे याद आया, पर मैं उस लड़के को नहीं जानती। मैं तो अपनी दी के साथ उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। मैं पहली बार वहाँ गई थी, लेकिन दी ऐसी जगह पर जाती रहती हैं तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं साइड में चेयर पर जाकर बैठ गई। तो वह लड़का ही मेरे पास आया और मुझे अपने साथ जबरदस्ती डांस करने को कहने लगा, तो मैंने उसे मना कर दिया। फिर वह मेरे लिए जूस लेकर आ गया, तो मैंने उस लड़के से जूस लेकर पी लिया। जूस पीने के थोड़ी देर बाद मेरा सर भारी होना शुरू हो गया। फिर वह लड़का मुझे अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जा रहा था। वो मुझे बड़े अजीब अजीब तरह से छू रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर मैं वहाँ से भाग गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। नील छवि की सारी बातें गौर से सुन रहा था और समझ रहा था कि कैसे उस लड़के ने छवि को ड्रग्स दिया, लेकिन अभी यह पूरी तरह से छवि पर यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन छवि की बात सुनकर नील को एक सुकून का एहसास हुआ, ये जानकर कि वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन फिर यह सोचकर नील को बेचैनी हो गई कि वह लड़का तो छवि का बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन क्या कोई और हो सकता है? ये सोचकर नील फिर छवि से पूछता है, नील क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? छवि, नहीं मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। नील हंसते हुए, क्या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो लड़कों की होती है, लड़कियों की कहाँ कोई गर्लफ्रेंड होती है? छवि, क्यों नहीं होती? ईशानी दी की तो सारी फ्रेंड्स लड़कियां हैं, तो क्या वह गर्लफ्रेंड नहीं हुई? छवि की बात सुनकर नील को बहुत हंसी आती है, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखता है और अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। नील अपने मन में, बहुत इनोसेंट हो तुम। नील, ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, फिर तुम्हें दवाई भी खाना है। फिर नील जैसे ही जाने के लिए उठता है तो डॉक्टर उषा उस रूम में आती है और कहती है, हेलो सर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, फिर मुझे एक नर्स से पता चला कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यही आ गई। नील, क्यों, क्या बात है? डॉक्टर उषा छवि की तरफ देखकर, मैंने इनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं, यह उसकी रिपोर्ट है। नील जैसे ही रिपोर्ट खोलता है तो उस पर एंजल नाम लिखा हुआ था। तो नील कहता है, ये तो किसी एंजल की रिपोर्ट है। डॉक्टर उषा, हाँ सर, यह मुझे बिल्कुल एंजल की तरह लगी और फिर इनका नाम भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इस रिपोर्ट पर इनका नाम एंजल लिखवा दिया। सर आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, मुझे अपने दूसरे पेशेंट को देखना है, इसलिए मैं चलती हूँ। नील, ठीक है,
लेकिन आप पहले किसी नर्स से कहकर प्रिंसेस के लिए खाना भिजवा दीजिए क्योंकि इन्हें टाइम पर दवाई भी लेना है। डॉक्टर उषा, जी सर। डॉक्टर उषा फिर वहां से चली जाती है। नीला जब रिपोर्ट देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से छवि के ब्लड में ड्रग्स पाया गया था, जिससे यह बात साबित होती है कि कल रात छवि को ड्रग्स दिया गया था। नीला, प्रिंसेस में छवि, मेरा नाम प्रिंसेस नहीं है, छवि है। नील मुस्कुराकर, मेरे लिए तो तुम प्रिंसेस ही हो। छवि, आप कुछ कह रहे थे? नील, हाँ मैं कह रहा था मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। छवि बसा अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। नीला फिर वहां से छवि की रिपोर्ट लेकर चला जाता है। जब 14 आवर्स स्वीट लिटिल वाइफ हॉस्पिटल में नील छवि के रूम से निकलकर सीधा अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। वीर जब नील को देखता है तो उसे नील के चेहरे पर दिलकश मुस्कान नजर आती है। नील को देखकर वीर भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या बात है नील, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। नील, था भाई, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वीर, हम दोनों के लिए? और वो क्यों? नील, क्योंकि आज मुझे हम दोनों के जीने की वजह मिल गई है। अब तक हम सिर्फ जी रहे थे, हमारे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास वजह है। वीर, और वो वजह क्या है? नील, प्रिंसेस। प्रिंसेस है वह वजह। वीर, नील तुम क्यों भावनाओं में बह? नील वीर की बात बीच में काट कर कहता है, भाई हमारी तरह प्रिंसेस को भी ड्रग्स दिया गया था। वीर, अच्छा, और तुमसे ये सब किसने कहा? चील, भाई प्रिंसेस ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे स्कूल दिया था जिसे पीने के कुछ देर बाद उसका सिर भारी। वबीर चौल की बात काट कर कहता है, नील तुम एक साफिया किंग हो, तुम ऐसे कैसे किसी की भी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? नचील, मेरे पास प्रूफ है भाई। फिर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए, ये प्रिंसेस की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। बबीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए कहता है, एंजल, उसका नाम एजेल है। नील, नहीं भाई, प्रिंसेस का नाम तो छवि मिश्रा है, ये नाम वो डॉक्टर उषा ने प्रिंसेस को दिया है। बीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख ही रहा था कि बाहर से किसी ने रूम का गेट नॉक किया। नील, कम इन। नॉल की आवाज सुनकर शक्ति सीक्रेट रूम के अंदर आता है और बीर और नील दोनों को ग्रीट करता है। शक्ति, फर्स्ट बॉस, कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। वीर जल्दी से उस पेन ड्राइव को लेकर अपने सीक्रेट रूम के लैपटॉप में कनेक्ट कर देता है। पेन ड्राइव ओपन होती उससे पहले ही एक बार फिर से सीक्रेट रूम का गेट नॉक होता है। इस बार वीर गुस्से में कहता है, कौन है? बाहर से रोहित की डरी हुई आवाज आती है, सर मैं हूँ रोहित। नील, आ जाओ अंदर। रोहित डरता हुआ अंदर आता है और अपने दोनों ही बॉस को ग्रीट करता है। रोहित कुछ कहता उसके पहले ही वीर अपनी ठंडी निगाहों से रोहित को घूर कर देखता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। वीर का इशारा समझकर रोहित कुछ नहीं कहता और एक तरफ रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर रोहित की भी निगाहें रुक जाती है। जैसे ही रोहित लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पर कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चल रही थी। वह अपने मन में सोचता है, ये तो डिलीट हो चुकी थी, मेरे इतने कोशिश करने के बाद भी मुझे नहीं मिली, फिर यह इस शक्ति को कैसे मिल गई? वीडियो में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। मिस्टर खन्ना का अपनी बेटियों के साथ होटल में आना, रॉकी का छवि के जूस में ड्रग्स मिलाना, छवि का जूस पीना, फिर छवि का सर पकड़कर बैठना, अनिल के इशारा करने पर वेटर का वीर और नील की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाना, रॉकी का छवि को अपने साथ ले जाना, रॉकी का छवि को गलत इरादों से छूना, रॉकी को छवि का धक्का देना और फिर भागकर वीर और नील के रूम में आना। ये सब देखकर वीर और नील की मुट्ठियां कस जाती है। नील अपना फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करके रोहित से कहता है, नील, रोहित तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो भाई ने ऑफिस का काम संभालने के लिए भेजा था ना? रोहित जी, सेकंड बॉस। फर्स्ट बॉस के कहने पर मैंने आपकी आज की जितनी भी मीटिंग्स थी वह सब कैंसिल करवा दी है, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर आप दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए थे, बस वही लेने आया था। नील, ठीक है लाओ। रोहित नील को डॉक्यूमेंट्स दे देता है। नील वो सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को वीर को दे देता है सिग्नेचर करने के लिए। वीर भी उन पर सिग्नेचर कर देता है। रोहित को डॉक्यूमेंट्स देते वक्त वीर रोहित से कहता है, रोहित, कल रात जो लड़की हमारे रूम में थी उसका नाम छवि मिश्रा है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें छवि की पिक सेंड कर दूंगा। रोहित, ओके फर्स्ट बॉस। रोहित फिर वहां से चला जाता है। नील लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी उंगली रखकर, शक्ति, यह जो लड़का है मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। अगले 1 घंटे में
फिर वीर की तरफ देखकर, भाई यह मिस्टर खन्ना का पीए अनिल है ना? इसी के इशारे पर वेटर ने हमारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, मतलब साफ है इस सबके पीछे मिस्टर खन्ना है। यह अपनी बेटियों की शादी हमसे ना करा सका तो उसने ये तरीका अपनाया। वीर, हाँ, अगर वह अपने बिछाए हुए जाल में कामयाब हो जाता तो इसमें उसका फायदा ही फायदा था। वह हमारे बिजनेस में हमसे पार्टनरशिप मांगता, हमें अपनी बेटियों से शादी करने पर मजबूर भी करता, हमसे रिश्तेदारी की आड़ में इलीगल काम करता, हमें हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर अफसोस हर बार की तरह इस बार भी उसकी चाल उल्टी पड़ गई। नील लेकिन ऐसा सिर्फ वह सोच रहा था कि हमें फंसा कर उसका फायदा होगा। मान लो भाई, अगर हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस भी जाते तो क्या यह हमसे अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो पाता? नील अपनी बात बोलकर हंसने लगता है और उसके साथ ही वीर और शक्ति भी हंसने लगते हैं। शक्ति खन्ना को क्या पता कि उसने एक नहीं बल्कि दो दो शेर के मुंह में अपना हाथ डाला है। फिर वीर अपने चेहरे पर सख्त भाव लेकर शक्ति से कहता है, शक्ति, अनिल को उठा लो और इसे इतना टॉर्चर करो कि यह हमें खन्ना के सारे काले चिट्ठे बताने पर मजबूर हो जाए। फिर देखते हैं कि यह खन्ना क्या करता है। नील भाई इस अनिल को उठाने के साथ साथ खन्ना को भी उठा लेते हैं। वीर, नहीं नील, मैं खन्ना की बर्बादी देखना चाहता हूँ। वह सोच रहा था कि हमें बर्बाद करके खुद आबाद हो जाएगा। अब मैं उसे बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, उसे रोड पर भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ वक्त तक उसकी बर्बादी का मजा लूंगा और फिर उसके बाद अपने ब्लैक हाउस में उसे सजा दूंगा। नील, शक्ति, अब तुम जा सकते हो। शक्ति, जी सेकंड बॉस। फिर शक्ति अपने दोनों बॉस को ग्रीट करता हुआ सेक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। नील भाई, मुझे प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा है। प्रिंसेस उस लड़के से अपने आप को बचाने के लिए हमारे रूम में आई थी, ये सोचकर कि वह उस रूम में सेफ है। लेकिन हमने भी उसके साथ वही किया जिससे वह बचकर भाग रही थी। वीर, नील, अपने आप को ब्लेम मत करो, जो गिल्ट तुम्हें है वह मुझे भी है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, नशे में किया। तुम ही बताओ, अगर हम नशे में नहीं होते तो क्या हम छवि के साथ यह सब करते? नील भाई, हम दोनों प्रिंसेस से शादी कर लेंगे। वीर, नील, तुम्हें क्या लगता है, क्या छवि हम दोनों से शादी करने के लिए मान जाएगी? कोई भी लड़की अपने लिए दो हस्बैंड्स नहीं चाहेगी। तुम अपनी यह जिद छोड़ क्यों नहीं देते? समाज हमारी शादी को कभी नहीं मानेगा। नील भाई, ये सिर्फ मेरी जिद नहीं है बल्कि आपका भी यही कहना था कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही लड़की से शादी करेंगे। और रही बात समाज की, तो आप कब से यह मानने लगे कि समाज क्या सोचता है? वीर, नील, हमारे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या छवि इस बात को मानेगी? और मैं समाज के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छवि को इस बात से फर्क पड़ेगा कि समाज क्या सोचता है। नील भाई, इस समाज को हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात प्रिंसेस की, तो मैं उसे समझाऊंगा, मना लूंगा मैं उसे। भाई, क्या आपको प्रिंसेस पसंद नहीं है? वीर, नहीं नील, ऐसी बात नहीं है। नील, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई, आप क्यों नहीं मान रहे हो जब आप भी प्रिंसेस से प्यार करते हो तो? वीर, ठीक है, अगर छवि को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। नील खुश होकर वीर के गले लग जाता है। वीर, नील, तुम यही रुको और हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करके छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ और जल्दी से छवि को डिस्चार्ज करवा कर ओबरॉय मेंशन लेकर जाओ। नील और भाई आप। वीर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी ऑफिस का पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करके शाम तक मैं भी ओबरॉय मेंशन पहुँच जाऊंगा। नील, नहीं भाई, ऑफिस में जाऊंगा, आप यही रुक कर हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करवाए और छवि का डिस्चार्ज लेकर आप उसे ओबरॉय मेंशन लेकर जाए। वीर, नील, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? नील भाई, आप प्रिंसेस से एक बार भी नहीं मिले हो, मैं चाहता हूँ कि आप यही रुके, थोड़ा वक्त प्रिंसेस के साथ गुजारे ताकि प्रिंसेस भी आपको जान सके, पहचान सके। वीर, नील, जान पहचान के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, मैं शाम को भी तो छवि से मिल सकता हूँ। नील, नहीं भाई, मैं ऑफिस जाऊंगा, प्लीज भाई, प्लीज मान जाए ना। वीर, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। नील खुश होकर, ठीक है भाई, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर दोनों ब्रदर्स अपने सीक्रेट रूम से बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। नील ऑफिस के लिए निकल जाता है और वीर छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता है। प्राइवेट रूम में नर्स छवि से बातें कर रही थी और छवि नर्स की बातों का जवाब सिर्फ हाँ, अच्छा और मुस्कुरा कर दे रही थी। नर्स उषा मैडम ने आपको बिल्कुल सही नाम दिया है एंजल, आप सच में एंजल की तरह हो।
जवाब में छवि सिर्फ मुस्कुरा देती है। नस, आप अपने बारे में बताओ ना एंजल। छवि, मैं क्या बताऊं आपको अपने बारे में, मेरे बारे में कुछ जानने लायक है ही नहीं। नस, कुछ भी बताए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताए। आपकी फैमिली कैसी है, आपसे कितना प्यार करती है। मेरी फैमिली तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं तो अपनी फैमिली के प्यार से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे दिन भर में 4 से 5 बार तो कॉल कर ही लेती है, और हर बार कॉल करके कुछ ना कुछ पूछकर मुझे परेशान करती है। तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम जल्दी सोई कि नहीं, रात को देर तक जागती तो नहीं हो, वगैरह वगैरह। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ उनके सवालों के जवाब दे देकर। छवि, आप बहुत लकी हो कि आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है, हर किसी को ये सब नसीब नहीं होता। इतना कहकर छवि की आंखें नम हो जाती है। नस, क्या हुआ एंजल, आप रो रही हो। छवि अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं, शायद मेरी आंख में कचरा चला गया है। वैसे आपकी माँ कहाँ रहती है जो आपसे फ़ोन पर बात करती है। नस, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने आई थी और उसी के साथ साथ नर्सिंग की नौकरी भी कर रही हूँ, ताकि अपने डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। नस छवि से बात कर ही रही थी कि अचानक एक रोबदार पर्सनैलिटी वाला शख्स रूम में एंटर करता है। नस की नज़र जैसे ही उस शख्स पर पड़ती है तो वह उसका ऑरा देखकर डर जाती है। छवि भी जब उस शख्स को देखती है तो वह भी सहम जाती है। वीर नस को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है। वीर का इशारा समझकर नस भी वहां से 9-2-11 हो जाती है। वीर चलकर सीधा छवि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वीर की करीबी से छवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अपनी नज़रें झुकाकर बैठी थी। छवि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीर को देखने की, उससे उसके बारे में पूछने की। वीर जब छवि को इतना नर्वस देखता है तो वह छवि से कहता है, इतना क्यों घबरा रही हो, मैं क्या तुम्हें भूत नजर आ रहा हूँ। छवि वीर की तरफ देखकर जल्दी से अपनी नामे गर्दन हिला देती है। इस वक्त छवि के फेस पर बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन थे। वीर जब छवि को ऐसे देखता है तो वह अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वीर, मेरा नाम वीर ओबेरॉय है। छवि अपना नाम बताती उसके पहले ही वीर कहता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, छवि मिश्रा। मेरे भाई नील ने मुझे बताया था। वीर, खान खाया तुमने। छवि, खमम। वीर, और दवाएं। छवि, वो भी ले ली। वीर, खमम। अब कैसा फील हो रहा है। छवि, पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। वीर, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी है, 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। छवि घबरा कर पूछती है, यहाँ से कहाँ जाएंगे। छवि को लगता है कि वीर छवि को मिश्रा हाउस ले जाएगा। वीर मुस्कुरा कर कहता है, हमारे घर ओबरॉय मैंशन। और फिर वीर अपने कदम बाहर की तरह बढ़ा लेता है कि अचानक छवि वीर को रोककर कहती है, छवि सुनिए। छवि के मुंह से अपने लिए सुनिए। सुनकर वीर के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे पत्नी अपने पति को कह रही है, और वीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वीर भी छवि की तरफ मुड़कर छवि को अपनी दिलकश आवाज में वैसा ही जवाब देता है, वीर जी कहिए। छवि, मेरे पास कपड़े नहीं है, हॉस्पिटल के कपड़े दिखाकर क्या मैं ऐसे ही चलूंगी। वीर, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। इतना कहकर वीर सीधा बाहर चला जाता है। क्रमशः हॉस्पिटल में नील छवि के रूम से निकलकर सीधा अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। वीर जब नील को देखता है तो उसे नील के चेहरे पर दिलकश मुस्कान नजर आती है। नील को देखकर वीर भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या बात है नील, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। नील, था भाई, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वीर, हम दोनों के लिए? और वो क्यों? नील, क्योंकि आज मुझे हम दोनों के जीने की वजह मिल गई है। अब तक हम सिर्फ जी रहे थे, हमारे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास वजह है। वीर, और वो वजह क्या है? नील, प्रिंसेस। प्रिंसेस है वह वजह। वीर, नील तुम क्यों भावनाओं में बह। नील वीर की बात बीच में काट कर कहता है, भाई हमारी तरह प्रिंसेस को भी ड्रग्स दिया गया था। वीर, अच्छा, और तुमसे ये सब किसने कहा? नील, भाई प्रिंसेस ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे जूस दिया था जिसे पीने की कुछ देर बाद उसका सिर भारी। वीर नील की बात काट कर कहता है, नील तुम एक माफिया किंग हो, तुम ऐसे कैसे किसी की भी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? नील, मेरे पास प्रूफ है भाई। फिर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए, ये प्रिंसेस की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। वीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए कहता है, एंजल। उसका नाम एंजल है। नील, नहीं भाई, प्रिंसेस का नाम तो छवि मिश्रा है। ये नाम तो डॉक्टर उषा ने प्रिंसेस को दिया है।
वीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख ही रहा था कि बाहर से किसी ने रूम का गेट ना शून्य का किया। नील कम इन। नील की आवाज सुनकर शक्ति सीक्रेट रूम के अंदर आता है और वीर और नील दोनों को ग्रीट करता है। शक्ति फर्स्ट बॉस कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। वीर जल्दी से उस पेन ड्राइव को लेकर अपने सीक्रेट रूम के लैपटॉप में कनेक्ट कर देता है। पेन ड्राइव ओपन होती उससे पहले ही एक बार फिर से सीक्रेट रूम का गेट नॉक होता है। इस बार वीर गुस्से में कहता है, कौन है? बाहर से रोहित की डरी हुई आवाज आती है, सर मैं हूँ रोहित। रोहित डरता हुआ अंदर आता है और अपने दोनों ही बॉस को ग्रीट करता है। रोहित कुछ कहता उसके पहले ही वीर अपनी ठंडी निगाहों से रोहित को घूर कर देखता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। वीर का इशारा समझकर रोहित कुछ नहीं कहता और एक तरफ रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर रोहित की भी निगाहें रुक जाती है। जैसे ही रोहित लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पर कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चल रही थी। वह अपने मन में सोचता है, ये तो डिलीट हो चुकी थी, मेरे इतने कोशिश करने के बाद भी मुझे नहीं मिली, फिर यह इस शक्ति को कैसे मिल गई? वीडियो में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। मिस्टर खन्ना का अपनी बेटियों के साथ होटल में आना, रॉकी का छवि के जूस में ड्रग्स मिलाना, छवि का जूस पीना, फिर छवि का सर पकड़कर बैठना, अनिल के इशारा करने पर वेटर का वीर और नील की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाना, रॉकी का छवि को अपने साथ ले जाना, रॉकी का छवि को गलत इरादों से छूना, रॉकी को छवि का धक्का देना और फिर भागकर वीर और नील के रूम में आना। ये सब देखकर वीर और नील की मुट्ठियां कस जाती है। नील अपना फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करके रोहित से कहता है, नील रोहित तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो भाई ने ऑफिस का काम संभालने के लिए भेजा था ना? रोहित जी सेकंड बॉस। फर्स्ट बॉस के कहने पर मैंने आपकी आज की जितनी भी मीटिंग्स थी वह सब कैंसिल करवा दी है, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर आप दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए थे, बस वही लेने आया था। नील ठीक है लाओ। रोहित नील को डॉक्यूमेंट्स दे देता है। नील वो सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को वीर को दे देता है सिग्नेचर करने के लिए। वीर भी उन पर सिग्नेचर कर देता है। रोहित को डॉक्यूमेंट्स देते वक्त वीर रोहित से कहता है, रोहित कल रात जो लड़की हमारे रूम में थी उसका नाम छवि मिश्रा है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें छवि की पिक सेंड कर दूंगा। रोहित ओके फर्स्ट बॉस। रोहित फिर वहां से चला जाता है। नील लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी उंगली रखकर, शक्ति यह जो लड़का है मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। अगले 1 घंटे में। फिर वीर की तरफ देखकर, भाई यह मिस्टर खन्ना का पीए अनिल है ना? इसी के इशारे पर वेटर ने हमारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, मतलब साफ है इस सबके पीछे मिस्टर खन्ना है। वह अपनी बेटियों की शादी हमसे ना करा सका तो उसने ये तरीका अपनाया। वीर हाँ, अगर वह अपने बिछाए हुए जाल में कामयाब हो जाता तो इसमें उसका फायदा ही फायदा था। वह हमारे बिजनेस में हमसे पार्टनरशिप मांगता, हमें अपनी बेटियों से शादी करने पर मजबूर भी करता, हमसे रिश्तेदारी की आड़ में इलीगल काम करता, हमें हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर अफसोस हर बार की तरह इस बार भी उसकी चाल उल्टी पड़ गई। नील लेकिन ऐसा सिर्फ वह सोच रहा था कि हमें फंसाकर उसका फायदा होगा। मान लो भाई अगर हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस भी जाते तो क्या यह हमसे अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो पाता? नील अपनी बात बोलकर हंसने लगता है और उसके साथ ही वीर और शक्ति भी हंसने लगते हैं। शक्ति खन्ना को क्या पता कि उसने एक नहीं बल्कि दो शेर के मुंह में अपना हाथ डाला है। फिर वीर अपने चेहरे पर सख्त भाव लेकर शक्ति से कहता है, शक्ति अनिल को उठा लो और इसे इतना टॉर्चर करो कि यह हमें खन्ना के सारे काले चिट्ठे बताने पर मजबूर हो जाए, फिर देखते हैं कि यह खन्ना क्या करता है। नील भाई इस अनिल को उठाने के साथ साथ खन्ना को भी उठा लेते हैं। वीर नहीं नील, मैं खन्ना की बर्बादी देखना चाहता हूँ। वह सोच रहा था कि हमें बर्बाद करके खुद आबाद हो जाएगा, अब मैं उसे बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, उसे रोड पर भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ वक्त तक उसकी बर्बादी का मजा लूंगा और फिर उसके बाद अपने ब्लैक हाउस में उसे सजा दूंगा। नील शक्ति अब तुम जा सकते हो। शक्ति जी सेकंड बॉस। फिर शक्ति अपने दोनों बॉस को ग्रीट करता हुआ सेक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। नील भाई मुझे प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा है। प्रिंसेस उस लड़के से अपने आप को बचाने के लिए हमारे रूम में आई थी, ये सोचकर कि वह उस रूम में सेफ है, लेकिन हमने भी उसके साथ वही किया जिससे वह बचकर भाग रही थी। वीर नील अपने आप को ब्लेम मत करो, जो गिल्ट तुम्हें है वह मुझे भी है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, नशे में किया।
तुम ही बताओ, अगर हम नशे में नहीं होते तो क्या हम छवि के साथ यह सब करते? नील भाई, हम दोनों प्रिंसेस से शादी कर लेंगे। वीर, नील तुम्हें क्या लगता है, क्या छवि हम दोनों से शादी करने के लिए मान जाएगी? कोई भी लड़की अपने लिए 2 हस्बैंड्स नहीं चाहेगी। तुम अपनी यह जिद छोड़ क्यों नहीं देते? समाज हमारी शादी को कभी नहीं मानेगा। नील भाई, ये सिर्फ मेरी जिद नहीं है बल्कि आपका भी यही कहना था कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही लड़की से शादी करेंगे। और रही बात समाज की, तो आप कब से यह मानने लगे कि समाज क्या सोचता है? चीट नील, हमारे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या छठी इस बात को मानेगी? और मैं समाज के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छवि को इस बात से फर्क पड़ेगा कि समाज क्या सोचता है। नील भाई, इस समाज को हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात प्रिंसेस की, तो मैं उसे समझाऊंगा, मना लूंगा मैं उसे। भाई, क्या आपको प्रिंसेस पसंद नहीं है? वीर, नहीं नील, ऐसी बात नहीं है। नील, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई, आप क्यों नहीं मान रहे हो? जब आप भी प्रिंसेस से प्यार करते हो तो। वीर, ठीक है, अगर छवि को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। नील खुश होकर वीर के गले लग जाता है। वीर, नील तुम यही रुको और हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करके छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ और जल्दी से छवि को डिस्चार्ज करवा कर ओबरॉय मेंशन लेकर जाओ। नील और भाई, आप। वीर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी ऑफिस का पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करके शाम तक मैं भी ओबरॉय मेंशन पहुँच जाऊंगा। नील, नहीं भाई, ऑफिस में जाऊंगा, आप यहीं रुक कर हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करवाए और छवि का डिस्चार्ज लेकर आप उसे ओबरॉय मेंशन लेकर जाए। वीर, नील, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? नील भाई, आप प्रिंसेस से एक बार भी नहीं मिले हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रुके, थोड़ा वक्त प्रिंसेस के साथ गुजारे ताकि प्रिंसेस भी आपको जान सके, पहचान सके। वीर, नील, जान पहचान के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, मैं शाम को भी तो छवि से मिल सकता हूँ। नील, नहीं भाई, मैं ऑफिस जाऊंगा, प्लीज भाई, प्लीज मान जाए ना। वीर, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। नील खुश होकर, ठीक है भाई, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर दोनों ब्रदर्स अपने सीक्रेट रूम से बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। नील ऑफिस के लिए निकल जाता है और वीर छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता है। प्राइवेट रूम में नर्स छवि से बातें कर रही थी और छवि नर्स की बातों का जवाब सिर्फ हाँ, अच्छा और मुस्कुरा कर दे रही थी। नर्स, उषा मैडम ने आपको बिल्कुल सही नाम दिया है, एंजल। आप सच में एंजल की तरह हो। जवाब में छवि सिर्फ मुस्कुरा देती है। नर्स, आप अपने बारे में बताओ ना एंजल। छवि, मैं क्या बताऊं आपको अपने बारे में, मेरे बारे में कुछ जानने लायक है ही नहीं। नर्स, कुछ भी बताए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताए। आपकी फैमिली कैसी है, आपसे कितना प्यार करती है? मेरी फैमिली तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं तो अपनी फैमिली के प्यार से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे दिन भर में 4 से 5 बार तो कॉल कर ही लेती है और हर बार कॉल करके कुछ ना कुछ पूछकर मुझे परेशान करती है। तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम जल्दी सोई कि नहीं, रात को देर तक जागती तो नहीं हो, वगैरह वगैरह। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ उनके सवालों के जवाब दे देकर। छवि, आप बहुत लकी हो कि आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है, हर किसी को ये सब नसीब नहीं होता। इतना कहकर छवि की आंखें नम हो जाती है। नस, क्या हुआ एंजल, आप रो रही हो? छवि अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं, शायद मेरी आंख में कचरा चला गया है। वैसे आपकी माँ कहाँ रहती है जो आपसे फ़ोन पर बात करती है? नस, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने आई थी और उसी के साथ साथ नर्सिंग की नौकरी भी कर रही हूँ ताकि अपने डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। नर्स छवि से बात कर ही रही थी कि अचानक एक रोबदार पर्सनैलिटी वाला शख्स रूम में एंटर करता है। नर्स की नज़र जैसे ही उस शख्स पर पड़ती है तो वह उसका ऑरा देखकर डर जाती है। छवि भी जब उस शख्स को देखती है तो वह भी सहम जाती है। वीर नर्स को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है। वीर का इशारा समझकर नर्स भी वहां से 9-2-11 हो जाती है। वीर चलकर सीधा छवि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वीर की करीबी से छवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अपनी नज़रें झुकाकर बैठी थी। छवि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीर को देखने की, उससे उसके बारे में पूछने की। वीर जब छवि को इतना नर्वस देखता है तो वह छवि से कहता है, इतना क्यों घबरा रही हो, मैं क्या तुम्हें भूत नजर आ रहा हूँ? छवि वीर की तरफ देखकर जल्दी से अपनी नामे गर्दन हिला देती है।
इस वक्त छवि के फेस पर बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन थे। वीर जब छवि को ऐसे देखता है तो वह अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वीर, मेरा नाम वीर ओबेरॉय है। छवि अपना नाम बताती उसके पहले ही वीर कहता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है छवि मिश्रा। मेरे भाई नील ने मुझे बताया था। वीर, खान खाया तुमने? छवि, खमम। वीर, और दवाएं? छवि, वो भी ले ली। वीर, खमम। अब कैसा फील हो रहा है? छवि, पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। वीर, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी है, 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। छवि घबरा कर पूछती है, यहाँ से कहाँ जाएंगे? छवि को लगता है कि वीर छवि को मिश्रा हाउस ले जाएगा। वीर मुस्कुरा कर कहता है, हमारे घर ओबरॉय मैंशन। और फिर वीर अपने कदम बाहर की तरह बढ़ा लेता है कि अचानक छवि वीर को रोककर कहती है, छवि सुनिए। छवि के मुंह से अपने लिए सुनिए। सुनकर वीर के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे पत्नी अपने पति को कह रही है, और वीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वीर भी छवि की तरफ मुड़कर छवि को अपनी दिलकश आवाज में वैसा ही जवाब देता है। वीर जी कहिए। छवि, मेरे पास कपड़े नहीं है, हॉस्पिटल के कपड़े दिखाकर क्या मैं ऐसे ही चलूंगी? वीर, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। इतना कहकर वीर सीधा बाहर चला जाता है। 15 आवर स्वीट लिटिल ओबेरॉय ऑफिस। दोपहर के 3 बजे। ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कलर की आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से शक्ति बाहर आता है और सीधा ओबेरॉय ऑफिस के अंदर चला जाता है। शक्ति की पर्सनैलिटी भी काफी दमदार है। वह भी देखने में काफी हैंडसम और खूबसूरत है। मस्कुलर बॉडी, काली गहरी आंखें, काले सिल्की बाल, गोरा चेहरा, तीखी नाक। बिल्कुल फिल्म के किसी हीरो जैसा, लेकिन हमारे ओबरॉय ब्रदर्स से थोड़ा कम। जब भी शक्ति ओबेरॉय ऑफिस आता है तो लड़कियां तो उसे देखने में बिजी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन शक्ति सबको इग्नोर करता हुआ लिफ्ट के अंदर चला जाता है और 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट सीधा 10th फ्लोर पर जाकर रुकती है, जहां पर ओबरॉय ब्रदर्स का केबिन बना हुआ है। शक्ति ओबरॉय ब्रदर्स के केबिन के बाहर रुककर गेट नॉक करता है। केबिन में से नील की रोबदार आवाज आती है, कम इन। शक्ति डोर ओपन करके केबिन में इंटर करता है। नील अपने केबिन में बैठकर अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा था। शक्ति नील को देखकर उसे ग्रीट करता है। शक्ति, गुड आफ्टरनून सेकंड बॉस। नील, थमम। शक्ति नील के आगे एक फाइल करते हुए कहता है, सेकंड बॉस, आपने मुझे उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। इस फाइल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। नील एक नज़र उस फाइल को देखता है और शक्ति से बोलने का इशारा करता है। शक्ति, सेकंड बॉस, उस लड़के का नाम राकेश राणा है और निकनेम रॉकी है। इस शहर के एमएलए बलदेव राणा का बेटा है। सेकंड बॉस, रॉकी 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है। अपने बाप के पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करता है। लड़कियों को अपना खिलौना समझता है। देर रात तक पार्टीज करना और बाकी की रात लड़कियों के साथ गुजारना, यह उसका रोज का काम है। रॉकी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से रॉकी के आए दिन लोगों के साथ झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन अपने बाप का एमएलए होने का वह भरपूर फायदा उठाता है। बलदेव राणा को अपने बेटे की हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो अपने बेटे की इन सारी करतूतों में उसका साथ देता है। नील, राकेश राणा उर्फ रॉकी को ब्लैक हाउस में लेकर आओ। बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें, वहीं उसकी सारी गर्मी निकलना पड़ेगी। शक्ति, सेकंड बॉस, कुछ दिनों में इलेक्शन है और बलदेव राणा को डर है कि कहीं रॉकी का उसके गुस्से की वजह से किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इससे उनके इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। इसलिए जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए उन्होंने रॉकी को आज सुबह ही विदेश भेज दिया है। लेकिन कहाँ भेजा है, इस बात को सीक्रेट रखा गया है। नील शक्ति की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। शक्ति, सेकंड बॉस, आप मुझे ऑर्डर दे। मैं अपने सीक्रेट एजेंट के जरिए रॉकी का पता लगवा सकता हूँ कि वह कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन सी जगह पर रुका हुआ है। भीड़ नहीं शक्ति, लगता है अभी उस राकेश राणा का वक्त नहीं आया है। थोड़ा और जीने देते हैं उसे, आने दो उसे। जैसे ही यह आए दबोच लो उसे। शक्ति, ओके सेकंड बॉस। भील, अनिल ने अपना मुंह खोला या नहीं? शक्ति, अभी तक तो नहीं। लगता है अनिल रमेश खन्ना का बड़ा ही वफादार कुत्ता है, इसलिए उसे अपने मालिक के खिलाफ भौंकना पसंद नहीं है। नील, मुझे उसकी वफादारी के किस्से नहीं सुनना है। लगता है अब तक तुमने उसे उतना ही टॉर्चर किया है जितना वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अब उसे इतना टॉर्चर करो कि उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाए और वह कुत्ता तोता बनकर सब कुछ पट पट बोल दे। शक्ति, ओके सेकंड बॉस। फिर नील और शक्ति अपनी माफिया से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद शक्ति वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में
वीर ने छवि के पास उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भिजवाई थी, जिसे पहनकर छवि वीर के साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी। थोड़ी देर बाद वीर रूम में आता है छवि को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन जब वह छवि को देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि छवि एक सिंपल सी ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वह ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव थी लेकिन सिंपल थी। छवि के पहन लेने से उस ड्रेस में 4 चांद लग गए थे। वीर तो छवि को देखकर ही खो गया था। वह अपने मन में कहता है, बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें बनाने वाले ने। तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इन्हें शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं। डॉक्टर उषा की बातों से वीर अपने ख्यालों से बाहर आता है। डॉक्टर उषा, सर वैसे तो इन्हें अभी डिस्चार्ज की जरूरत नहीं थी, इन्हें अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकने की जरूरत है, बाकी इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। वीर, डोंट वरी डॉक्टर उषा, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहाँ नहीं, ओबरॉय मेंशन में। वहाँ पर इनका हॉस्पिटल से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर उषा, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर उषा फिर वहाँ से चली जाती हैं। छवि, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वीर, हाँ क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? छवि, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? वीर, क्योंकि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। छवि, वह कैसे? वीर, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। छवि, वीर चलें। छवि, थमम। चीर जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। वह आगे बढ़ता जा रहा था, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहां कोई नहीं था। वीर फिर से अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है, जहां पर छवि बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वीर जब छवि को ऐसे देखता है तो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अचानक इस तरह के मूवमेंट से छवि घबरा जाती है और वीर की गर्दन में अपनी बाहें लपेट देती है और वीर को देखने लगती है। तो वीर कहता है, इस तरह चलोगी तो हमें यहाँ से निकलने में ही रात हो जाएगी। वीर छवि को अपनी बाहों में लेकर रूम से बाहर आ जाता है। छवि को इस तरह बहुत शर्म आ रही थी। वीर समझ जाता है कि छवि शर्मा रही है। वह अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड वीर का इशारा समझ जाता है। थोड़ी देर में कई सारे बॉडीगार्ड वीर और छवि को कवर कर लेते हैं। छवि जब अपने आसपास देखती है तो हैरान रह जाती है, पर कहती कुछ नहीं। वीर छवि को लेकर लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। सामने ही वीर की कार खड़ी थी। वीर को देखकर एक बॉडीगार्ड कार का गेट ओपन कर देता है। वीर छवि को अपनी गोद में ही लेकर कार में बैठ जाता है। कार हॉस्पिटल से ओबेरोया मेंशन के लिए निकल जाती है। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर बॉडीगार्ड बैठा था। इस तरह वीर की गोद में बैठने से छवि की बहुत शर्म आ रही थी। छवि, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं सीट पर बैठ जाऊंगी। वीर, नहीं, तुम्हें इस तरह लेकर बैठने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। छवि, पर मुझे शर्म आ रही है। वीर कार का एक बटन प्रेस करता है तो कार में पार्टीशन ऑन हो जाता है। पार्टीशन साउंड प्रूफ था। वीर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? छवि कुछ नहीं कहती और अपनी निगाहें नीचे करके वीर की गोद में बैठी रहती है। वीर ध्यान से छवि के चेहरे को देखने लगता है। वीर की नज़र पहले छवि की आंखों पर जाती है, जो बड़ी बड़ी पलकों से झुकी हुई थी, और फिर छवि के दोनों गालों पर, और फिर उसके बाद छवि के नेचुरल पिंक होंठों पर आकर ठहर जाती है। वीर छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और फिर बारी बारी से छवि की दोनों आंखों को और फिर उसके दोनों गालों को चूम लेता है और फिर छवि को देखने लगता है। छवि भी वीर को देखने लगती है और समझने की कोशिश करती है कि अभी अभी चीर ने उसके साथ क्या किया। वह आगे कुछ और समझती उसके पहले ही चीर अपने होंठ छवि के होठों पर रख देता है। छवि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके चीर को देख रही थी और वीर तो छवि को किस करने में बिजी हो गया था। बेशक यह इनकी पहली किस नहीं थी, लेकिन फिर भी यह इनकी पहली किस ही थी, क्योंकि जब इनकी पहली किस हुई थी तब दोनों ही होश में नहीं थे, लेकिन अब दोनों ही पूरे होश में हैं। छवि को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह समझने की कोशिश कर रही थी कि चीर उसके साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे वीर के होंठ छवि के होठों पर चल रहे थे। छवि को अपना विरोध न करता देख वीर की किस और भी डीप होती जा रही थी। वीर को करीब 10 मिनट हो चुके थे छवि को इस तरह किस करते हुए। अब छवि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वह अपने दोनों हाथ वीर के कंधे पर रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगती है। वीर को भी अब समझ आ जाता है कि छवि को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह छवि को छोड़ देता है और अपना माथा छवि के माथे से टीका कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। छवि की भी सांसें तेज चल रही थी। छवि अपने आप को नॉर्मल करके वीर से पूछती है, छवि, यह आप क्या कर रहे थे?
छवि का सवाल सुनकर वीर छवि को देखने लगता है और फिर उसका सर अपने सीने पर रखकर अपने हाथों का घेरा बनाकर छवि को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। वीर कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे मैं तुम्हारे घर पर इन्फॉर्म करवा दूंगा कि तुम हमारे साथ हो। वीर की बात सुनकर छवि जल्दी से अपना सर ऊपर करके वीर को देखने लगती है। वीर क्या हुआ? छवि प्लीज आप मेरे घर पर कुछ मत बतान। वीर छवि को देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि छवि उसे ऐसा क्यों कह रही है। वह सोचता है कि छवि के पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे छवि के लिए, पर छवि क्यों नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता चले। फिर कुछ सोचकर वीर कहता है, वीर वैसे अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमसे दूर कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छवि ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को ये बात कभी पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। वीर क्यों? छवि कुछ नहीं कहती और अपनी नज़रें नीचे करके वीर की गोद में बैठी रहती है। छवि ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अब मिश्रा हाउस कभी नहीं जाएगी। भले ही वह अब कहीं पर भी चले जाए, लेकिन अपने घर कभी नहीं जाएगी। छवि को कुछ न बोलता देख वीर कहता है, ठीक है अगर तुम चाहती हो तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और वीर छवि का सिर फिर से अपने सीने पर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी ही देर में चीर को अपने सीने पर छवि की गर्म सांसें महसूस होने लगती है, तो फिर वीर छवि को झुककर देखाता है तो वह सो रही थी। वीर छवि को और टाइटली हग करके खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब 1 घंटे में उनकी कार ओबरॉय मैंशन आकर रुकती है। बॉडीगार्ड जल्दी से कार गेट खुलता है। वीर छवि को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आता है और ओबरॉय मैंशन के अंदर एंटर हो जाता है। Please don't forget to like and subscribe. Thanks for watching by IG Unlimited.